Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So, we are back again with a series of March Polity Current Affairs and this is the part 3 of the March Current Affairs. So, without much ado, let's begin with our current affairs. तो हमारे आज के टॉपिक्स क्या क्या होंगे? इंडिया फिनलैंड की वर्चुअल समिट हुई, हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. श्रीलंका अप्रूव्ड, इन्होंने हमने टर्मिनल बनाना है वहाँ पे, हम उसके बारे में बात करेंगे श्रीलंका में. ठीक है. फिर जो बाइडेन ने इंडिया को एक इंडो पैसिफिक रीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट अपनी स्टेटमेंट पास की है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, हम इसके बारे में बात करेंगे. ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है. नेक्स्ट है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल एक व्हीकल कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे. हम नहीं बताएंगे ऑब्वियसली. फिर है चाइना पार्लियामेंट नॉट टू डैम, एक चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास एक डैम बना रही है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वाड समिट हुआ है जिसमें हम इंडो पैसिफिक एरिया में जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं और बाकी जो रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे. एंड इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इब्सा जिसको हम कहते हैं, उसमें इंडिया ने चेयर किया है फोरम में, तो उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो हमारी फर्स्ट आज न्यूज़ क्या है? इंडिया फिनलैंड वर्चुअल समिट. तो इंडिया एंड फिनलैंड का वर्चुअल समिट हुआ था. ठीक है. हेल्ड ऑन March 16, 2021. तो 16 मार्च को ये वाला वर्चुअल समिट हुआ था. वर्चुअल आपको फिर से पता चल गया कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअली ये होता है. ठीक है. एंड ड्यू टू कोविड ये आजकल वर्चुअल समिट ही चल रहे हैं. द समिट टुक प्लेस बिटवीन द पीएम नरेंद्र मोदी एंड पीएम ऑफ फिनलैंड. क्या नाम है? सोना मरीन. ये दोनों की फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं. ये वहाँ की पीएम है और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं. ठीक है. द इंडिया एंड फिनलैंड अनाउंस्ड अ न्यू पार्टनरशिप इन द फील्ड्स ऑफ आईसीटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ 6G. तो बात 6G तक पहुंच गया. 6G इन्वॉल्व है तो टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी, तो उसी के रिलेटेड इन्होंने बात की है. अगला क्या है? बोथ साइड्स नोटेड डिजिटल डोमेन एज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर्स. ठीक है. उन्होंने दोनों डिजिटली जैसे कंट्रीज, बिकॉज ये काफ़ी दूर है तो डिजिटली फिनलैंड और इंडिया इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन का और बायलैटरल रिलेशन की बात की है. ठीक है. आगे क्या है? इंडियन आईटी फर्म्स. ऑब्वियसली अगर डिजिटल की बात हो रही है तो आईटी फर्म्स तो इन्वॉल्व होंगी. ठीक है. लेट्स सी. इंडियन आईटी फर्म्स विप्रो एंड टेक महिंद्रा विल कोलैबोरेट विद फिनिश कंपनीज. फिनिश कंपनीज कौन सी होगी? जो फिनलैंड की कंपनी है. तो हमारी कौन है? विप्रो और टेक महिंद्रा. इंडिया की विप्रो और टेक महिंद्रा फिनिश कंपनी से मिलके काम करेंगी. क्या करने में? डेवलपिंग ऑफ 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज फॉर यूज इन इंडिया एंड अदर मार्केट्स. ऑब्वियसली आपको पता है 5G और 6G मल्टी बिलियन का ये बिजनेस होता है, तो उसमें ये फिनलैंड के साथ मिलके काम करेंगे. ठीक है. कंपनीज याद रख लेना, विप्रो और टेक महिंद्रा. ठीक है. अगला क्या है? द टू साइड्स एग्रीड टू फोकस ऑन 3 की डोमेन्स, मतलब 3 चीज़ों में प्राइमरीली काम करेंगे. विच ऑल डोमेन्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो देखा जाए तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चल भी ये तीनों ही टेक्नोलॉजीज रही हैं. AI, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अगर आपको AI या कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे हैं उसकी सिक्योरिटी चाहिए. एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज में ब्लॉकचेन भी अब इनकलकेट हो चुकी है. ठीक है. जिसके बेस पे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह चलती हैं. ठीक है. बोथ साइड्स नोटेड द पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड फिनलैंड टू अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अफ्रीका. ठीक है. सो इंडिया एंड फिनलैंड ने क्या कहा है कि वी हैव कैपेबिलिटीज टू टेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अफ्रीका, तो उसके रिगार्डिंग इन दोनों ने आपस में बात की है. नेक्स्ट क्या है? इंडिया इन्वाइटेड फिनलैंड टू ज्वाइन ISA एंड द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. आप सबको पता है ISA हमारा इंडिया का ही इनिशिएटिव है. ठीक है. तो उसके लिए हमने फिनलैंड को और CDRI के लिए इन्वाइट किया कि आप इसको ज्वाइन करो. ठीक है. इंडिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल. ठीक है. तो आर्कटिक काउंसिल का अगर आपको आइडिया तो आप बता देना, नहीं तो वील डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. एंड बोथ कंट्रीज आर कंसल्टेटिव मेंबर्स ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी एंड हैव एक्टिव स्टेशन इन एंटार्क्टिका. ऑब्वियसली. ठीक है. इंडिया के एक्टिव स्टेशन इन एंटार्क्टिका अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना. अगर नहीं भी पता तो सर्च करके लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. मैं तो आपको बता दूंगा बट आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एक इनपुट डालना.
इंडिया के जो एंटार्क्टिका में स्टेशन हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो अगर आपको पता होंगे तो आप फटाफट लिख देंगे, अगर नहीं पता होंगे तो आप क्या करना, आप सर्च करना और फिर लिख देना, बिकॉज वंस यू सर्च इट, आपने थोड़े एफर्ट्स डाल दिए तो आप उसका नाम कभी दोबारा भूल नहीं पाओगे। या अगर आपको एग्जाम में MCQs आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन ऑप्शन आ जाती हैं, तो ठीक है, अगर आपने उस पर थोड़ा सा भी हार्ड वर्क किया होगा, थोड़ा भी वर्क किया होगा, आपको याद आ जाएगा हाँ यार ये 2 तो मैंने पढ़े थे, ये 3 तो मैंने पढ़े थे। आप एक बार उसको सर्च करके प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। Let's see what is the Arctic Circle, Arctic Council. Arctic Council is a high-level intergovernmental, मतलब गवर्नमेंट के बीच में फोरम that addresses issue faced by the आर्कटिक गवर्नमेंट्स एंड द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द आर्कटिक। तो एक आर्कटिक एरिया, आर्कटिक ओशन वगैरह भी आपने पढ़ा है, तो वहाँ की इंटर गवर्नमेंट का फॉरम है, मतलब एक उनके लिए एक मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे वो सारी गवर्नमेंट जो आर्कटिक कंट्रीज हैं उसमें मिलके काम करती हैं, ठीक है। द 8 कंट्रीज विद द सॉवरेनिटी ओवर द लैंड्स विद इन द आर्कटिक सर्कल कंस्टिट्यूट। अब आप आर्कटिक काउंसिल, अगर आपको नहीं आइडिया रहा पहले, तो आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसका देख लेते हैं। कनाडा इज देयर, ठीक है, कनाडा एक कंट्री है आर्कटिक सर्कल में, ठीक है। टोटल 8 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, ठीक है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कंट्रीज के नाम भी आप याद रख लेना अगर आपने आज से पहले आर्कटिक काउंसिल के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। आउटसाइड दीज देयर आर सम ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो आपको पता है इंडिया के पास भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्कटिक काउंसिल बना कैसे था, इन द 1996 ओटावा डिक्लेरेशन, ठीक है। ओटावा आपको सबको पता है कि पंजाबियों अगर ना पता हो ओटावा तो फिर फायदा कोई नहीं, हमने जाना ही लास्ट में कनाडा होता है, तो इस हिसाब से ओटावा डिक्लेरेशन आप याद रख लेना। इस्टेब्लिश द आर्कटिक काउंसिल एज अ फोरम फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन, coordination and interconnection among the Arctic states with the involvement of the Arctic indigenous communities, ठीक है, वहाँ की communities involve होंगी, and other Arctic inhabitants on issues such as किस issue पे काम करेंगे, sustainable development and environmental protection। तो अगर आपको नहीं आइडिया रहा तो आप आर्कटिक काउंसिल आप याद कर लीजिएगा, अंडर द 1996 ओटावा डिक्लेरेशन ये बना था। इसमें 8 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनके नाम आपको बता दिए हैं, प्लीज उनको याद कर लीजिएगा। इस टाइम 2021 से 2023 की चेयरमैनशिप आर्कटिक काउंसिल की किसके पास है, ये है रशिया के पास, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड अगला पॉइंट क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, हेडक्वार्टर्स हैं ट्रोम्सो नॉर्वे में, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ट्रोम्सो में एक ऐसे एक लाइन सी आती है, आपको बता देता हूँ, इसमें ना ऐसे एक लाइन सी आती है ओ में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, अगर चेंज होती है तो मुझे भी बता देना, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीलंका अप्रूव्स प्रपोजल टू डेवलप कोलंबो WCT टर्मिनल, ठीक है, विद इंडिया एंड जापान, ठीक है। लेट्स सी WCT क्या है। WCT टू बी ऑपरेटेड, इट इज अ टर्मिनल, ठीक है, टू बी ऑपरेटेड ओवर 35 ईयर्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद अदानी पोर्ट्स एंड APSEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। श्रीलंका अनाउंस दैट इट हैज अप्रूव्ड अ proposal to develop the strategic Colombo ports western container terminal, ठीक है। so the container WCT is western container terminal, ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम WCT कहते हैं, अंडर अ जॉइंट वेंचर विद इंडिया एंड जापान। तो जॉइंट वेंचर किसका है, JV, इंडिया और जापान का। पोर्ट कहाँ बन रहा है, कोलंबो में। बन कौन सा रहा है, WCT वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो भी है ये इसको बना रहे हैं, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स तक के हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। वीक्स आफ्टर इट स्क्रैप द ट्राइलेटरल डील, इसने एक डील थी जो हमारी हो रही थी उसको स्क्रैप करके इसने कहा अब आप ये वाला काम कर लेना, श्रीलंका ने, ठीक है। कैबिनेट अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड टू डेवलप द वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो साउथ पोर्ट एज अ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कंपनी बना के करेंगे इन कोलैबोरेशन विद श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी। जो हमारे अदानी पोर्ट्स वाले हैं वो श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ काम करेंगे, एंड पार्टीज नॉमिनेटेड बाय इंडिया एंड जापानीज गवर्नमेंट। तो जापान भी अपनी तरफ से कोई ना कोई एक पार्टी इन्वॉल्व कर देगी इसको डेवलपमेंट में। इट इज सेड द बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOT आजकल यही प्राइवेट में चल रहा है, वो बनाते हैं, ऑपरेट करते हैं, फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी कॉस्ट निकाल के, ठीक है। प्रपोजल अप्रूव्ड बाय नेगोशिएटिंग कमिटी हैड बीन फॉरवर्डेड टू बोथ द इंडियन हाई कमीशन एंड द जापानीज एम्बेसी। तो इन्होंने जो BOT है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसको अप्रूव करवा के दोनों इनके एक मॉडल बता दिया है, इंडियन एम्बेसी को और जापानीज एम्बेसी को, इंडियन हाई कमीशन कह लो, ठीक है। द कैबिनेट मेमोरेंडम
said that the proposal presented by Adani Ports and Special Economic Zone Limited, in short APSEZ consortium, has been approved by the Indian High Commission. तो Indian High Commission ने भी उसको approve कर दिया है. In terms of the agreement, the WCT is to be operated over a period of कितने 35 years एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये मैंने आपको बताया, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप ही आजकल इन है. इंडिया में भी मोस्टली प्रोजेक्ट ऐसे ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट के साथ पब्लिक फर्म्स मिलके ये काम कर रही हैं विद अदानी पोर्ट्स एंड APSEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है, तो इसके अंडर ये काम करेंगे. इंडिया की तरफ से इन्वॉल्व कौन है? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ. ठीक है, इंडियन हाई कमीशन ने परमिशन दी है. ठीक है, और बन कहाँ पर रहा है? कोलंबो, श्रीलंका में. नाम क्या है? WCT, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल. ठीक है, तो WCT प्रपोजल केम आफ्टर श्रीलंका डिसाइडेड टू रिट्रैक्ट. वापस क्या लिया था? अभी मैंने बात की थी ऑन द प्रीवियस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन 2019 विद इंडिया एंड जापान ऑन द ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल. तो आप ये कह रहे हैं ईस्टर्न को छोड़ के आप वेस्टर्न बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दैट वाज इन न्यूज़. ठीक है, कंट्री याद रख लेना. इंडिया कौन कौन से, इंडिया की तरफ से कौन इन्वॉल्व है वो याद रख लेना. बन कहाँ पे रहा है ये भी याद रख लेना. ठीक है, द जो बिडेन प्लेजेस डीपर टाइज इन इंडो पैसिफिक इंडियन नेशनल सिक्योरिटी प्लान. ठीक है, तो जो बिडेन ने एक 21 पेज का अपना एक डॉक्यूमेंट दिया, उसके बारे में बात करेंगे. द 21 पेज पेपर टाइटल, इसका टाइटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. टाइटल है इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस. ठीक है, तो नाम क्या है इसका? इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस स्टेट्स द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन एम टू डीपन टाइज विद इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी. आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इंडिया के साथ ये स्ट्रेटेजी बनाएगा, तभी जाके चाइना का जो डोमिनेंस है उसको रिड्यूस कर पाएगा. द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज to a most robust military presence in the Indo-Pacific as well as in Europe, asserting the deepest connection with the two globally significant regions in guidance report that outlined for the first time प्रेसिडेंट जो बिडेन्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इसने कहा है कि हम 2 एरिया में फोकस करेंगे, एक तो इंडो पैसिफिक और सेकंड कौन सा? यूरोप. तो कहता है दोनों ही वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द US pivot to Asia. ठीक है, आगे देखते हैं. इन रिस्पेक्ट टू एंड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइना एज अ ग्रोइंग थ्रेट stated under Barack Obama and then gathered steam on Donald Trump's watch with the, among other things, the renaming of the US Military Pacific Command as the इंडो पैसिफिक कमांड. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने, ओबामा ने पहले चाइना को थ्रेट माना, फिर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने इसको और फोस्टर कर दिया, उसको और बड़ा थ्रेट बना दिया. उसके बाद क्या, जो बिडेन ने भी वो चीज़ रीआइट्रेट करी है कि हाँ चाइना थ्रेट है और उसको हैंडल करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है या चाइना की कम करना चाहता है. ठीक है, एंड इट वॉज रीनेम्ड एज पैसिफिक कमांड से लेके इंडो पैसिफिक कमांड का रीनेम हो गया था. ठीक है, तो ये भी एक माइनर सा पॉइंट है, बट इसको दिमाग में बिठा लेना. आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो बांग्लादेश ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी. ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करते हैं. बिकॉज वर्ल्ड बैंक की है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट नेम्ड कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया. तो इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, नाम आप याद कर लेना. याद नहीं होता तो मेन वर्ड्स बीच में से याद कर लेना कि अगर 4 ऑप्शन आएंगी तो आप एक सिलेक्ट कर पाओगे. ठीक है, मैं फिर से नाम पढ़ देता हूं. इसका नाम है कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया. हमारे वाले एरिया की बात कर रहा है. ठीक है, स्टेटेड दैट सीमलेस ट्रांसपोर्ट, मतलब कि बिना किसी प्रॉब्लम के सीमलेस ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, अगर इन दोनों की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो जाती है, दे विल फोस्टर इंक्रीज इन नेशनल इनकम. ठीक है, बांग्लादेश has the potential to increase national income by 17% in Bangladesh and 8% in India. तो ये क्या कह रहा है? अगर ये दोनों की इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है दोनों कंट्रीज की, तो इससे हमारा 8% टोटल नेशनल इनकम बढ़ेगी और उनकी कितनी बनेगी? बांग्लादेश की बढ़ेगी 17%. ठीक है, तो इनकी अगर आपस में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि आप कनेक्टिविटी बनाओ. The report analyzes the Bangladesh Bhutan India Nepal Motor Vehicles Agreement. ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं आगे क्या है ये. The Bangladesh Bhutan BBIN जिसे कहते हैं इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट. मतलब कि इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये सारी जो कंट्रीज है हमारी आसपास की, ये अपना एक रोड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी एंड द सिटीजन्स ऑफ ईच कंट्री विल ट्रेवल टू अदर कंट्री. और इससे क्या होगा? एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा चारों कंट्रीज को. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई आप घूमने फिरने के शौकीन हो ना, तो आपके लिए अब ये कंट्री सीधा अपनी गाड़ी उठाओ और घूमने चले जाना अगर ये इंप्लीमेंट होता है.
ठीक है, तो आगे देखते हैं BBIN, द बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव एज अ सब रीजनल आर्किटेक्चर, रीजन का सब रीजन हो गया, ठीक है, मतलब 4 कंट्री है तो सब रीजन हो गया, आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न साउथ एशिया, अ सब रीजन ऑफ साउथ एशिया, ये हमें पता ही है कि इट इज अ सब रीजन ऑफ साउथ एशिया. The group meets through official representation of member states to formulate, implement and review quadrilateral agreements across areas such as water resources, management, connectivity of power and transport and infrastructure. तो इनके लिए ये ग्रुप मिलता है, मिलके बात करता है इन 4 चीज़ों के लिए. कौन सी 4 चीज़ों के लिए? वाटर रिसोर्सेज, मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी ऑफ पावर, ऑब्वियसली हमने लास्ट उसमें भी किया था कि हम पावर के साथ भूटान में काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर्स में, ठीक है. ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग काम करते हैं. आगे क्या है? मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट क्या है? MVA अबाउट इट वाज साइंड ऑन 15 जून 2015 इन थिम्फू भूटान. तो एरिया जगह इंपॉर्टेंट हो गया, 2015 में साइन हुआ था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी? BBIN, ठीक है. BBIN से आप याद रखना ना, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल. इट सीक्स टू फैसिलिटेट द अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कार्गो, पैसेंजर एंड पर्सनल व्हीकल्स बिटवीन BBIN कंट्रीज, ठीक है. तो MVA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में क्या है? 2015 में साइन हुआ था, थिम्फू भूटान में साइन हुआ था. इसमें क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की एक दूसरी कंट्रीज में हो पाए, ठीक है. आगे देखते हैं. एज पर द एग्रीमेंट द मेंबर कंट्रीज वुड अलाउ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन अदर कंट्रीज टू एंटर देयर टेरिटरी अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है. तो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन में एक दूसरे की कंट्रीज में व्हीकल एंटर कर पाएंगे, ठीक है. वो अपना बता देंगे यार इतना टैक्स, रोड टैक्स दे दो, आपने गाड़ी ऐसे चलानी है, ये करना है, वो करना है, वो आपको गाइड करके कंट्रीज में एंटर कर लेना है. कस्टम्स एंड टैरिफ्स विल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव कंट्रीज. ऑब्वियसली जिस कंट्री में वो एंटर कर रहे हैं वही उसके कस्टम वगैरह डिसाइड करेगी. एंड दीज वुड बी फाइनलाइज एट बायलेटरल एंड ट्राइलेटरल फॉर्म. जब भी बैठेंगे आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे ये लोग. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MVA हैज बीन डिलेड एज कंट्रीज वर्क टू क्लैरिफाई सम ऑफ द प्रोविजंस दैट आर सपोर्टेड टू बी इलेबोरेटेड इन प्रोटोकॉल. तो कुछ प्रोविजन इनकी रहती हैं जिसको वे फाइनलाइज करके ये इंटरकनेक्टिविटी MVA को इंप्लीमेंट कर देंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है MVA का? टू प्रोवाइड सीमलेस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड इनहांस इकोनॉमिक इंटरेक्शन बाय फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल. बेसिकली क्या है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल है, 4 कंट्री में कोई भी एक दूसरी कंट्री में आके जाके ट्रेवल कर सकता है, ठीक है. सो दैट इज इन टोटल. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, चाइना पंगे लेने से हटता नहीं है, ठीक है. चाइनाज पार्लियामेंट नॉट टू डैम नियर अरुणाचल प्रदेश. तो चाइना एक अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी ही बाउंड्री में डैम बना रही है, उसके बारे में बात करते हैं. चाइना ऑन थर्सडे गेव गो अहेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम एंड हाइड्रो पावर प्लांट ऑन द लोअर रीचेज ऑफ यार्लिंग ज़ैंगबो, ठीक है. तो ये नाम याद रख लेना, यार्लुंग ज़ैंगबो एक नाम है रिवर का, इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, रिवर इन तिब्बत, क्लोज टू द बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, लेबलिंग इट एज अ की प्रोजेक्ट. तो ये अपना एक प्रोजेक्ट डैम बना रहे हैं नियर अरुणाचल प्रदेश, और रिवर का नाम क्या है? यार्लुंग ज़ैंगबो. यार्लुंग ज़ैंगबो ये नाम याद रख लेना, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ. राइजिंग इन द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है. तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन आपको पता ही है, ठीक है. द यार्लुंग ज़ैंगबो फ्लोज इनटू अरुणाचल प्रदेश एज सियांग. तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? सियांग. एंड देन एज ब्रह्मपुत्रा इन असम बिफोर फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश, ठीक है. तो बच्चे इसके साथ ना एक थोड़ा सा एक पॉइंट याद आ गया था कि आपने ये याद रखना है कि जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है. वो भी एक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर सर्च करके अपना अगर कमेंट बॉक्स में दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है. बाकी बच्चे जिनको नहीं पता होगा वो लोग भी कमेंट्स पढ़ के देख लेंगे, ठीक है. तो आप वो दे देना, इसको सर्च कर लेना, ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है उसको हम क्या कहते हैं. एंड जो यार्लुंग ज़ैंगबो है ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये होती है तिब्बत में, ठीक है. China said that it was within its legitimate rights to build dam on the lower reaches of the river, also called Yarlung Tsangpo, close to the India border, but gave the assurance that the hydro project power will take into account the interest of downstream countries such as India and Bangladesh. तो कहते हैं कि हमारा तो राइट है बनाने का, बट हम ये इतना कर देंगे कि आप लोगों को हमारे बनाने से कोई तकलीफ ना हो. बट तकलीफ तो होगी अगर ये वाटर फ्लो या उसका जो भी मिनिमम जो इकोनॉमिक उसका फ्लो रहता है अगर वो उसको चेंज करते हैं तो, ठीक है. दैट्स ही चाइना क्या एक्शन लेता है इस पर. नेक्स्ट है फर्स्ट क्वाड समिट, ठीक है. क्वाड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक. तो इंडो पैसिफिक रिलेटेड एक क्वाड समिट हुई है, ठीक है. बेसिकली आपको बताया था ये क्वाड चाइना के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, ठीक है. इन शॉर्ट कि हम चाइना के डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है. द लीडर्स ऑफ द 4 नेशंस ऑफ क्वाड ग्रुपिंग मेट डिजिटली फॉर द फर्स्ट एवर वर्चुअल समिट लेवल मीटिंग. तो वर्चुअल समिट हुई थी, ठीक है.
यहाँ एक फ़ोटो लगी हुई है, बट ये तो देख लीजिए आप, ये सब वर्चुअली एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। अनाउंस बाय द लीडर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज इंक्लूडिंग अ वैक्सीन। अब क्या कर रहे हैं ये क्वाड, पहले तो चाइना के साथ काम करता, अभी आपस में चाइना के अगेंस्ट काम कर रहा था। अब वैक्सीन इनिशिएटिव एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स टू कोऑपरेट ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एज वेल एज क्लाइमेट चेंज, अब ये उस पर भी काम करेंगे। Apart from it, the joint statement of the meeting called for the spirit of the Quad and commitment to an open Indo-Pacific free from coercion। तो बेसिकली कोर्शन के लिए किसको रेफर किया इसने? चाइना को, कि चाइना यहाँ पे दबाव ना करे, किसी को दबाए ना, ठीक है, या सिद्धू मूसेवाले की तरह किसी के साथ धक्का ना करे, ठीक है। इन वाइडनिंग द फॉरम्स, focus away from military security and towards the provision of public good in the vast Indo-Pacific littoral, the first summit of the Quad has approved its own long-term political prospects। तो इन्होंने एक political अपने prospects बताए हैं या views बताए हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है। Moving on to the next slide, अमेरिका इज बैक पॉलिसी। तो अमेरिका ने अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि चाइना को, जैसे जो बिडेन आया तो उसने कह दिया अमेरिका इज बैक पॉलिसी के भी अब अमेरिका और भी एग्रेसिवली उस एरिया में काम करेगा। फॉर द यूएस, द अर्ली पुश फॉर क्वाड एंगेजमेंट इज पार्ट ऑफ जो बिडेन्स प्रॉमिस दैट अमेरिका इज बैक। तो जैसे कह लो एक फिल्मी टच सा दे दिया कि अमेरिका इज बैक इन टर्म्स ऑफ, किन टर्म्स में बैक है, क्या कह रहे हैं कि हम वाई अमेरिका इज बैक, अब हम ग्लोबल लीडरशिप में आएंगे। रीअफर्मिंग द रीजनल अलायंसेस, हम रीजनल अलायंसेस बनाएंगे इंडो पैसिफिक एरिया में, एंड टेकिंग ऑन द ग्रोइंग चैलेंज फ्रॉम चाइना। तो ये स्टेप्स लेके हम चाइना को बताएंगे कि भाई तुम नहीं है, हम ही राजे हैं, या हमने ही पहले डोमिनेट किया है अदर कंट्रीज में, ठीक है। मैरीटाइम कंसर्न्स ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या मैरीटाइम कंसर्न्स क्या मतलब सी रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के? ड्यू टू मैरीटाइम टेंशन विद चाइना, ट्रेड एंड टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर कीन ऑन टेकिंग द क्वाड पार्टनरशिप टू डीपर लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन। तो ये क्या कहते हैं कि जितनी कोऑपरेशन ज़्यादा होगी उतना चाइना पे जो है दबाव बनेगा और उतना इनके जो फील्ड्स रिलेटेड है उसमें बोथ कंट्रीज को फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वाड पार्टनर्स सच एज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वर अनहैप्पी, व्हाई? बिकॉज इंडियाज डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ने कहा हम इससे बाहर ही रहेंगे RCEP से, ठीक है। तो ये नाराज हो गए, नहीं आप भी हमारे साथ आओ, बट इंडिया भी इज ऑन द होल्ड। इफ क्वाड emerges as an economic powerhouse, it will be beneficial to the entire region। ऑब्वियसली ये रीजन में 3 कंट्रीज तो रीजन की होगी, अगर देखा जाए तो पैसिफिक एरिया में उधर से US भी साथ लगता है, तो उस हिसाब से ये एक इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ब्रॉडनिंग इंडिया जियो पोलिटिकल होराइजन्स फॉर द इंडिया न्यू टर्म्स ऑफ क्वाड विल बी मीन मोर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आफ्टर अ 10th ईयर एट द LAC विद चाइना। तो हमारी LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, स्किर्मिशेस थोड़े थोड़े। तो अगर जैसे हमने ब्रह्मोस भी वहाँ मतलब वी हैव डिप्लॉयड ब्रह्मोस ओवर देयर, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी क्वाड पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, हमारे पीछे बैकिंग होगी इन कंट्रीज़ की, तो चाइना भी डर के रहेगा, वो भी छोटी मोटी जो हमसे पंगे लेता है वो लेने बंद कर देगा, ठीक है। द न्यू नैरेटिव फॉर द क्वाड मेंबर कंट्रीज टुक द डिसीजन टू पूल देयर रिसोर्सेज। क्या क्या रिसोर्सेज हैं? अमेरिका के पास क्या टेक्नोलॉजी, जापान के पास क्या जापानीज फाइनेंस इन्वॉल्व करेगा, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑस्ट्रेलियाज लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी, मतलब लेके आने जाने वाला जो कैपेबिलिटी है, टू प्रोड्यूस बिलियन डोजेस फॉर COVID-19 वैक्सीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये कंट्रीज अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैक्सीनेशन की तरफ काम करेंगी, ठीक है। इंडिया की कैपेसिटी तो आपको पता ही है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अब कहना शुरू कर दिया, बिकॉज इंडिया बहुत कुछ बना रही है। एंड रिसेंटली अभी इन कमिंग लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे कि US ने अभी बैन लगा दिया जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वैक्सीन बनाने को, तो हो सकता है जल्दी ये बैन हटा दे और इंडिया की जो वैक्सीन कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इंडिया इज़ नाउ मतलब ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, बट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल इसको ऑलमोस्ट मिल ही गया है। पहले ये टाइटल जर्मनी था, तो जर्मनी को देख के जो वहाँ की चांसलर हैं उन्होंने स्टेटमेंट पास किया, शी इज़ नॉट अनहैप्पी विद इंडिया। इन द कमिंग लेक्चर्स विल डू इट, बट आप भी अपडेटेड रहना हमारे करंट अफेयर्स से, ठीक है। फर्दर द क्वाड कंट्रीज एग्रीड टू इंश्योर एमिशन रिडक्शन बेस्ड ऑन द obviously Paris Accord as well as cooperate technology supply chains 5G networks and biotechnology। तो ये क्वाड कंट्रीज क्या कह रही है, हम अपना जो SDG गोल है, जो हमारे पेरिस क्लाइमेट डील के गोल है, हम उसकी तरफ भी काम करेंगे, टेक्नोलॉजी में भी काम करेंगे, सप्लाई चेन में काम करेंगे, एंड बाकी जो चीज़ें हैं उसके रिलेटेड भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। आगे क्या है, जो मीटिंग में इन्होंने क्वाड कंट्रीज की बात हुई थी,
ठीक है। द 6th इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको हम इब्सा कह सकते हैं। इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका की एक वुमेन्स फोरम है, एक मूवमेंट की ओनली मीटिंग है जहां हुई थी, और इसको इंडिया ने चेयर किया था। इंडिया की तरफ से किसने चेयर किया था? क्योंकि सास भी कभी बहू है, स्मृति ईरानी, ठीक है। तो द इब्सा डायलॉग फोरम इज अ ट्राइपार्टाइट ग्रुपिंग, ठीक है, 3 पार्टीज की ग्रुपिंग है, किसकी? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की, फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग दीज कंट्रीज। तो ये इब्सा जो है ये 3 कंट्रीज की ग्रुपिंग है कि इनके आपस में कोऑपरेशन बने, और इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था स्मृति ईरानी ने। इंडिया इज द करंट चेयरपर्सन या चेयर कंट्री कह लो, ठीक है। Formation, the grouping was formalized and named IBSA Dialogue Forum when the foreign ministers of 3 countries met in 2003, ठीक है। तो ये 2003 में फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे इनके, और इन्होंने इब्सा डिक्लेरेशन की घोषणा की थी। एंड ये इशू कहाँ पे हुआ था? ब्रासीलिया, इसको कहाँ? ब्राज़ील में किया था, और इसको कहते क्या है? ब्रासीलिया डिक्लेरेशन। तो इब्सा डिक्लेरेशन को हम फॉरम को जो एसोसिएटेड है, किस में हुई थी? ब्रासीलिया डिक्लेरेशन से एसोसिएटेड है। इब्सा डज नॉट हैव अ हेडक्वार्टर और अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट, इनका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। एट द हाईएस्ट लेवल इट काउंट्स ऑन द समिट्स ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट या जो भी इसको कर रहे हैं अपनी एरिया में इसको कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो ये वर्चुअली हुआ है, एंड नेक्स्ट देखते हैं। सो फार 5 इब्सा लीडरशिप समिट्स हैव बीन हेल्ड। द 5th इब्सा समिट वाज हेल्ड इन प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका। तो जो भी कंट्री चेयरमैन होती है वो इसको अपना एक हेडक्वार्टर बना के वहाँ पे ये मीटिंग कर लेती है इन 2012। द 6th इब्सा समिट वाज होस्टेड बाय इंडिया। तो अब इंडिया 6th समिट होस्ट कर रहा है। अगर ये वर्चुअली नहीं होती तो चांसेस थे कि ये इंडिया में ही होती, तो इंडिया हैड टू कैटर फॉर द अदर 2 कंट्रीज। हम ही इनको एज अ गेस्ट इन्वाइट करते और हम अपने इंडिया में ये चीज़ कराते। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इब्सा मर, ठीक है, इब्सा मैरिटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, ये नाम याद रख लेना। इब्सा मर्थ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इब्सा ट्राइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। 6 editions of IBSAMR have been held so far, the latest one being at the coast of South Africa in October 2018। तो हम मिलके 3 कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या नाम है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज का? इब्सामार, इब्सा मैरिटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। इब्सामार तो आप नाम भी याद रख लेना। और लास्ट टाइम ये हुई थी ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, तो उसके बारे में भी आप याद रख लेना 2018 में। उसके बाद तो 20 में तो कोरोना ही आ गया, 19 में शुरू हो गया था, तो अब खत्म होगा तो देखेंगे इनको, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। एंड प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे आंसर्स मांगे हैं वो प्लीज़ देना। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू।